नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अटेंशन। उमा भारती जल्दी चुनावी राजनीति में सक्रिय हो सकती हैं, क्योंकि अब उन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसमें कई नेताओं की सांसें अटक गई हैं। खासतौर पर 3 लोकसभा क्षेत्र भोपाल, खजुराहो और झांसी से मौजूदा सांसदों की धड़कनें बढ़ गई हैं, क्योंकि उमा भारती की ये तीनों पसंदीदा सीटें हैं। अगर ऐसे में आलाकमान उमा के दावे पर मोहर लगाता है तो इन तीनों सांसदों की धड़कनें बढ़ना स्वाभाविक है। हालांकि उमा के दावे पर आलाकमान मोहर लगाता है या नहीं, यह बड़ा सवाल है, लेकिन उमा ने अभी से ताल ठोक दी है। आज अटेंशन में इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उमा भारती ने एक बार फिर पार्टी नेताओं की धड़कनें बढ़ा दी हैं। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने अगला लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, मगर वो चुनाव कहां से लड़ेंगी, इस पर उन्होंने अभी सस्पेंस रखा है। उनके इस ऐलान से 3 लोकसभा सीटों पर कशमकश की स्थिति पैदा होने की संभावना है। उमा भारती की पसंदीदा और राजनीतिक समीकरण में फिट बैठने वाली ये 3 सीटें भोपाल, खजुराहो और झांसी है। इससे कई नेताओं की सांसें अटक गई हैं। भाजपा नेता उमा भारती ने 2019 में चुनाव नहीं लड़ने के अपने ऐलान पर अमल करते हुए दूरी बनाई थी, लेकिन अब उन्होंने 2024 में चुनाव में उतरने की मंशा जाहिर कर दी है। भारती के चुनाव लड़ने की मंशा से सबसे ज्यादा संकट की स्थिति खजुराहो और भोपाल लोकसभा सीट के मौजूदा सांसदों के लिए पैदा हो सकती है, क्योंकि खजुराहो भारती का पसंदीदा क्षेत्र है, तो भोपाल से भी वो 1999 में सांसद रह चुकी हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में भोपाल में प्रज्ञा सिंह को कट्टरवादी छवि के लिए दिग्विजय सिंह के सामने उतारा गया था। अब के इन बेतवा लिंक परियोजना की मन्नत पूरी होने पर छतरपुर के गंज गांव के एक हनुमान मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद पूर्व सीएम उमा भारती ने खुलकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। साथ ही एक इंटरव्यू में भी उन्होंने दावे के साथ कहा था कि वो 2024 का चुनाव लड़ेंगी। ये ऐलान ठीक वैसा ही है जैसा उन्होंने 2019 के चुनाव के 1 साल पहले चुनाव नहीं लड़ने का किया था। मैं जब बोली थी ये बात दिसंबर 2018 में कि मैं 2019 का चुनाव इसलिए नहीं लड़ूंगी क्योंकि मुझे गंगा की पदयात्रा करनी, लेकिन मैं 2024 का जरूर लड़ूंगी। उमा भारती के चुनाव लड़ने के ऐलान से खजुराहो सीट पर ज्यादा असर पड़ेगा। भारती यहां से लगातार 4 बार प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। वैसे भी मौजूदा सांसद विष्णुदत्त शर्मा को यहां अभी तक बाहरी माना जाता है। शर्मा मुरैना के रहने वाले हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर भारती अपने प्रयासों के बारे में बुंदेलखंड के लोगों को कई बार बता चुकी हैं। खासकर छतरपुर खजुराहो में ये बातें खुलकर कहती रही हैं। खजुराहो के बाद उमा के पसंद की दूसरी सीट राजधानी भोपाल है। ये सीट उनके लिए भाग्यशाली रही है। उमा भारती 1999 में यहीं से सांसद बनी और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री भी रही। अगर उमा भारती भोपाल लोकसभा सीट से उतरेंगी तो प्रज्ञा ठाकुर को किसी और सीट पर जाकर चुनाव लड़ना होगा। वही राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उमा भारती के लिए तीसरे विकल्प के रूप में झांसी लोकसभा सीट भी हो सकती है। लेकिन उमा के चुनाव लड़ने पर बीजेपी और कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं, जरा ये भी सुनिए। उमा भारती जी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं। पूर्व में प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रही हैं। अगर उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है तो मुझे लगता है कि इससे भारतीय जनता पार्टी में और मध्य प्रदेश की संपूर्ण जनता में उत्साह उत्पन्न हुआ है। इससे भारतीय जनता पार्टी में कोई सुगबुगाहट नहीं है, किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, अपितु उन लोग को चिंता करने का विषय है। जिन लोगों का बंटाधार का शासन खत्म हुआ उमा भारती जी की वजह से, उन उमा भारती जी ने जिन्होंने अंधकार से मध्य प्रदेश को वापस प्रकाश में लाने का काम किया, और जिस कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने वाली उमा भारती जी रही हैं, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा चिंता अगर किसी के लिए है तो ये कांग्रेस के लिए है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ओबीसी और दलित की बात करती है, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि 2003 में किस प्रकार से उमा भारती जी को मध्य प्रदेश का एक बड़ा ओबीसी चेहरा बनाकर मैदान में उतारा था और उनको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया था, और 1-1.5 वर्ष के अंदर उनको दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक देती है भारतीय जनता पार्टी। अगर आज उमा भारती जी मंशा जाहिर कर रही है कि वो किसी भी 3 सीट से लड़ सकती हैं, खजुराहो, झांसी
या छतरपुर से, तो अगर उनकी मंशा है तो भारतीय जनता पार्टी को उनको संज्ञान लेके ओबीसी चेहरा है तो उनकी बात को रखना चाहिए। उमा भारती भले ही लोकसभा चुनाव 2024 लड़ने का दावा कर रही हों, लेकिन शीर्ष नेतृत्व उनके चुनाव लड़ने पर क्या फैसला लेता है, ये तो समय के साथ पता चलेगा कि उमा के दावों में आखिर कितना दम है। उमा भोपाल, खजुराहो या झांसी से चुनाव लड़ेंगी या फिर कोई और सीट से, ये भी आला कमान को तय करना है। लेकिन फिलहाल उमा ने 3 लोकसभा सीटों पर कशमकश की स्थिति पैदा कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और रामेश्वर धाकड़। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। शर्मा जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। आप ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि उमा भारती 2018 में कहती हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, अब वो कह रही हैं मैं चुनाव लड़ूंगी, अवश्य लड़ूंगी। इसको किस मायने से देखा जाए? नहीं, 2018 में उन्होंने ये कहा था कि मैं 2019 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी, और उन्होंने ये कहा था कि स्वास्थ्य कारणों से वो ऐसा कर रही हैं, चुनाव नहीं लड़ेंगी। और आज वो ये नर्मदा परिक्रमा, इसका गंगा की यात्रा का जो है एक नया पक्ष लेके आई है सामने। तो मुझे ये लगता है कि उस समय शायद सुषमा स्वराज जी ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया था, और उमा जी को शायद ऐसा लगा होगा कि यदि मैं चुनाव लड़ने के लिए इनकार करती हूं तो पार्टी मेरी मान मनोबल करेगी, और पार्टी ने इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया। यदि हम पत्रकारिता की भाषा में कहें तो कोई घास नहीं डाली जी। तो इसलिए उमा जी को अब ये लगा कि मुझे अगले चुनाव लड़ने की घोषणा फिलहाल कर देना चाहिए। और मैं व्यक्तिगत रूप से उमा जी को बहुत जानता हूं, वो बहुत प्रभावशाली नेता हैं, जनाधार वाली नेता हैं, जहां से चुनाव लड़ती हैं वहां से जीतने की कैपेसिटी रखती हैं। लेकिन मुझे एक बात की चिंता है कि उमा जी को ये बार बार क्यों कहना पड़ रहा है कि वो 2024 का चुनाव लड़ेंगी। बिल्कुल। एक बार उन्होंने पार्टी हाईकमान को संदेश भिजवा दिया, पर्याप्त है उन जैसे नेता के लिए, इतने बड़े कद के नेता के लिए। लेकिन चूंकि उन्होंने 2018 में जो ऐलान किया था वो ऐलान राजनीतिक रूप से सही नहीं था, और लोगों ने सोच लिया था कि अब उन्होंने एक तरह से राजनीति से संन्यास ले लिया है। हाँ, पर ठीक है, वो अपनी जगह है। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये कहना चाह रहा हूं कि उमा जी को बार बार ऐसा ऐलान नहीं करना चाहिए। इससे उनके बारे में ये धारणा बनती है कि हाईकमान उनको गंभीरता से नहीं ले रहा है। वो एक बार बोल देंगी, नरेंद्र मोदी जी उनके प्रशंसक रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी ने उनका अभी उल्लेख किया है अपने कार्यक्रम के अंतर्गत। तो ऐसी स्थिति में मुझे ये मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी से वो हमेशा मदद देती रही है जी। गुजरात में भारतीय जनशक्ति ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, बाद में नरेंद्र मोदी जी के संबंधों के कारण उमा जी ने वहां से अपने कैंडिडेट वापस ले लिए थे। बिल्कुल। उसके बाद नाराजगी भी हुई थी लोगों के बीच में आपस में। तो मुझे ये लगता है कि उनको बार बार नहीं कहना चाहिए। और जब भाजपा में हम बात करते हैं शर्मा जी कि भाजपा में किसी भी कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता तक वो ये कहता है कि पार्टी तय करेगी मुझे कहां से चुनाव लड़ना है और कब लड़ना है, नहीं लड़ना, मुझे जिम्मेदारी पार्टी देगी, जो जिम्मेदारी देगी मैं पूरा करूंगा। लेकिन उमा जी खुद कह रही हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगी। नहीं, मैंने कहा ना कि 2018 में जो गलती कर दी थी उन्होंने, उस गलती को सुधारने का प्रयास कर रही है। फिर भी मैं एक चीज जरूर बीच में ब्रजेश जी जोड़ना चाहूंगा कि कांग्रेस के मित्र का आपने कोई स्टेटमेंट दिखाया है अभी? कोई राजावत है, मैं तो उनको जानता नहीं हूँ। सिद्धार्थ राजावत हैं, प्रवक्ता हैं। अच्छा, नहीं, बहुत उनका स्वागत है, बहुत अच्छी बात है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ जिनको नॉलेज नहीं है जी, वो इस तरह की वकालत करते हैं कि उमा जी को टिकट मिलना चाहिए, उनका ध्यान देना चाहिए। उनको यही नहीं मालूम कि उमा जी मुख्यमंत्री कितने दिन रही हैं। वो कह रहे हैं 1.5 साल मुख्यमंत्री रही हैं। भाई, जितना बड़ा प्रवक्ता, यदि कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी का कोई प्रवक्ता है, उसको यही नहीं मालूम उमा जी कितने दिन मुख्यमंत्री रहेंगी, तो वो क्या कांग्रेस की यही तो हालत है शर्मा जी। और फिर वो मीडिया पे दोष रोपण करते हैं। मैंने कहा कांग्रेस की यही हालत है, वो मीडिया पे दोष देते हैं वो। हाँ, उनको जब मालूम ही नहीं है कि कितने दिन मुख्यमंत्री रही हैं। भाई, हमारे यहाँ कमलनाथ जी भी मुख्यमंत्री रहे हैं, वो भी हमारे आदरणीय बाबूलाल गौर से 1 दिन कम मुख्यमंत्री रहे। आपको मालूम है ये जानकारी? जी।
बाबूलाल गौर जितने दिन मुख्यमंत्री रहे, कमलनाथ जी उससे एक दिन कम मुख्यमंत्री रहे। लेकिन ये ये हो सभी सकता है तरह कांग्रेस ये सपना देखती हो शर्मा जी कि उमा भारती मध्य प्रदेश से झांसी चली गई थी, तो भाजपा में वो गुटबाजी नहीं देख पाए, वो मजे नहीं ले पाए, या उनको जो उम्मीद थी कि झगड़े होंगे तो उसका फायदा कांग्रेस को मिल जाएगा, इसलिए वो हमेशा उमा भारती को वो करते रहते हैं कि लगातार, जैसे शराबबंदी का उनने बयान दिया तो कांग्रेस पीछे खड़ी हो गई है कि कुछ तो झगड़े हों ताकि फायदा वो उठा ले जाएं। नहीं ब्रजेश जी, एक बात आपने को मानना पड़ेगी, उमा भारती जी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है मैं बताता हूं आपको जी। सबसे बड़ी कमजोरी है कि उमा भारती अपने समर्थकों के प्रति गंभीर नहीं रहती। एक बड़ा फॉलोवर्स है उनकी, बड़े लोग समर्थक हैं। उनके जितने भी समर्थक रहे हैं, उन समर्थकों में से वो किसी को भी राजनीतिक रूप से लाभ नहीं दे पाई। जी। भगवान दास सबनानी को लाभ कब मिला? जब वो बीडी शर्मा जी के साथ जुड़ गए। आपके नरेंद्र बिरथरे जी को लाभ कब मिला? जब उनको मुख्यमंत्री जी नरेंद्र सिंह तोमर या सिंधिया जी या आगे बाकी लोगों ने मदद की तब। जी। उमा जी ने किसी भी अपने समर्थक को मदद करके, भाई शैलेंद्र शर्मा तो उनके स्टाफ में रहे ना, बिल्कुल, पर शैलेंद्र शर्मा को लाभ कब हुआ? जब जो है वो अलग धड़े के रूप में हो गए। यूं कह सकते हैं कि उनकी वजह से इतना लंबा वनवास भोगा उन्होंने। तो मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि राजनीति में ताकतवर व्यक्ति अपने समर्थकों की बड़ी फौज तैयार करता है, जो उमा भारती की सबसे बड़ी कमी है। और वो यदि बार बार घोषणा कर रही हैं तो मुझे ये ठीक नहीं लगता। मेरे जैसा व्यक्ति जो उमा जी को बहुत पसंद करता है, उनकी क्षमता को बहुत देखता जानता है, वो ये मान के चलता है कि एक बार उन्होंने हाईकमान को संदेश भेज दिया, वो पर्याप्त है। वो हर 8वें 15वें दिन में, महीने 2 महीने में ये जो घोषणा करती है कि मैं 2024 का चुनाव लड़ूंगी, तो कौन निर्दलीय चुनाव लड़ रही है क्या? भारतीय जनता पार्टी के चिन्ह से चुनाव लड़ेंगी, तो भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने संदेश भिजवा दिया। तो ऐसा होने की क्या आवश्यकता है? ताकड़ जी, बार बार घोषणा करने का जो भी मंतव्य हो, मतलब या तो जो शर्मा जी कह रहे हैं कि हाईकमान तवज्जो नहीं दे रहा है, लेकिन हमने देखा है कि उमा भारती जब भी बोलती हैं तो वो हलचल तो पैदा कर देती हैं, चाहे वो शराबबंदी का मामला हो, चाहे वो ये कहती हो कि मैं सरकार बनाती हूँ चलाता कोई और हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी पर सवाल खड़े करती हो। तो इस बार तो हलचल तो पैदा कर ही दी उन्होंने, धड़कने तो बढ़ा ही दी हैं। जैसी बात सही है कि उमा जी कि जब बयान देती है ना कुछ भारतीय जनता पार्टी में ऊपर से हलचल हो जाती है, खासकर स्टेट की सत्ता संगठन दोनों में काफी हलचल होती है। हाल ही में 2 बयान आए हैं, है ना, जो आपने जिक्र किया है इनका। इससे पहले जैसे 2 महीने पहले जब वो पंचायत चुनाव की हलचल हुई थी तो ओबीसी वाला मसला आया था, आपको याद होगा। तो ओबीसी लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सुनवाई चली थी। उस बीच में उमा भारती ने एक ट्वीट किया था कि इसको ओबीसी को दरकिनार करते रहिए। तो आप देखे उमा जी की जो ट्वीट के बाद में पूरी सरकार एकदम हरकत में आ गई थी। उससे अंदाजा लगा था कि उमा जी अभी कि कुछ भी हो लेकिन उनको तवज्जो दी जाती है। और रही बात जो उनके बयान जो चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, जो मैं अपनी पत्रकारिता दृष्टि देखूं तो वो क्या है कि एक तरह से मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में फिर से सक्रिय होने के लिए छटपटा रही है। एक तरह से मैं अपनी भाषा में मतलब शब्द को एक तरह से वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही हैं, ऐसा कहना चाह रहा हूं आप? दूसरा जी उनका मानना है कि यदि आप राज्यपाल ना बना जाए, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि उनको पार्टी देखो राजनीति में संभावना तो असीमित रहती है कि कोई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी 2024 का चुनाव शायद ना लड़ाए, तो वो चाहती है कि किसी प्रदेश का राज्यपाल या फिर राज्यसभा के माध्यम से उनको राज्यसभा में भेज दिया जाए। तो उनका अच्छा खासा मतलब इस तरह से उनकी जो महत्वाकांक्षी है आगे राजनीति के लिए। और इस पर मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर है कि वो झांसी या किसी दूसरे राज्य में सांसद बनने की अपेक्षा, चुनाव लड़ने की अपेक्षा वो चाहती हैं कि मध्य प्रदेश में किसी माध्यम से वो सक्रिय रहे, अपने लोगों के से बीच आए और दबदबा रहे। क्योंकि उनका जो दर्द झलकता बात में बीच बीच में कि मैं कांग्रेस सरकार मैंने गिराई थी, मैंने सरकार बनाई थी। तो आपको लगता है क्या ऐसा होने से उनकी ये पीड़ा खत्म हो जाएगी? पीड़ा तो नहीं, हाँ नहीं, अगर उनको पार्टी कहीं राज्यपाल बनाती है या कहीं राज्यसभा भेजती है तो जाहिर सी बात है वो उनका ये बयान तो नहीं आएंगे कि मुझे चुनाव लड़ना या मैंने सरकार बनाई कोई चला रहा है, ये तो नहीं आएंगे। तो दूसरा एक और ये शराबबंदी वाला बयान बार बार उनको आ रहा है, 1 साल से मैं अब करूंगी शराबबंदी को लेकर, तो लेकिन नहीं कर पा रही है। तो ये तो देखो ये तो सही बात है कि कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स वाली तो बात कर ही रही है वो, कि उनको पार्टी के महानुभाव करे, उनके पार्टी के नेताओं से बात कर रहे हैं कि आप दीदी आप जो भी है उनका जिस तरह से बात चलती है भारतीय जनता पार्टी, चूंकि कांग्रेस की तरह की कोई सड़क पर बात होती नहीं है इनकी, ओपनली मतलब ये बंद कमरे में जो बात होती है जो भी होती है, तो किसी से उनको मैनेजमेंट वाली बात हो। ठीक। शर्मा जी, क्या उमा भारती जी
प्रेशर पॉलिटिक्स करती हैं या वो इस तरह से बयान देकर अपना मकसद साधना चाहती हैं? और पार्टी निश्चित तौर पर, जैसा आपने कहा था, बड़ी कद की नेता हैं, उनको दरकिनार तो किया नहीं जा सकता। नहीं, देखिए, उमा भारती जी बार बार जब ये कहती हैं कि उन्होंने सरकार बनाई और चला कोई और रहा है, तो बाद में तो इसका दूसरों ने ही आशय क्या बनाई है? ना। इसका आशय स्पष्ट ये है कि कौन आज मना करता है कि उमा भारती जी के लोकप्रियता, उनका जनाधार ही कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह की सरकार को गिराने या हराने के लिए सबसे बड़ा बेस था। बिल्कुल। क्योंकि मुझे याद है अच्छे से कि उमा भारती जी एक ऐसी नेता थी, और मैंने तो उस यात्रा को देखा है जिस यात्रा के माध्यम से सरकार बदली थी। तो वो यात्रा में उमा भारती को पूजा जाता था, और वो वास्तव में इतनी बड़ी नेता है। लेकिन उनके साथ देखिए, आपके अनाउंसमेंट को, आपकी घोषणाओं को क्रियान्वित करने के लिए आपके समर्थकों की एक फौज होना चाहिए। जनाधार अलग विषय है, समर्थक होना अलग विषय है। आपने एक एक समर्थक को धीरे धीरे करके अलग कर दिया, और आप जो है, इसलिए आपको जो आपके स्टेटमेंट्स को क्रियान्वित करने की क्षमता जो थी वो आपकी कम हो गई। ये समझने वाली बात है। दूसरी बात, मैं ब्रजेश जी आज आपके सामने बहुत स्पष्ट शब्दों में ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने हुबली मामले में जब त्यागपत्र दिया तो उनके सामने ये विकल्प था कि वे अपने किसी अच्छे समर्थक को, जिसमें ढाल सिंह बिसेन थे, गोपाल भार्गव थे, प्रहलाद पटेल थे, इन लोगों को मुख्यमंत्री बना करके और वो चली जाती जी। उनको खूब समझाया गया कि आप जो है इन लोगों को मुख्यमंत्री बना दीजिए तो आपके लिए ये त्यागपत्र दे देंगे। आपने बाबूलाल गौर को बनाया। आप बताइए, जो आदमी मुख्यमंत्री के बाद मंत्री बनने को राजी हो गया, उस महत्वाकांक्षी व्यक्ति को, आज वो स्वर्ग में इसलिए टिप्पणी नहीं कर सकता मैं उनके बारे में, उनको मुख्यमंत्री बनाने का औचित्य नहीं था, और सब लोगों ने समझाया उमा जी को। लेकिन उस समय वो ये मानकर चल रही थी कि वो देश में अटल बिहारी वाजपेयी से बड़ी नेता बनने वाली है। उन्होंने ये टिप्पणी मुझे की थी ग्वालियर के गेस्ट हाउस में, जब मैं उनसे मिलकर निकला तो उन्होंने ये कहा कि मैं जो है जलियांवाला बाग पहुंचूंगी तो मैं देश में अटल बिहारी वाजपेयी से बड़ी नेता हो जाऊंगी। क्योंकि उन्होंने ये शब्द बोला था, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी बहुत बड़े वक्ता हैं, मैं भी बड़ी वक्ता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी का जनाधार है, मेरा भी बड़ा जनाधार है। मेरे साथ महिला होना, साध्वी होना और पिछड़े वर्ग की होना अतिरिक्त है। इसलिए जब मेरी ये यात्रा पूरी होगी और मैं जलियांवाला बाग पहुंचूंगी तो मैं देश में अटल बिहारी वाजपेयी से बड़ी नेता होंगी। ये भावना जो है, उमा जी वास्तव में बड़ी नेता है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी से बड़ी नेता बन जाएंगी ऐसा कह देना, मुझे कई बार लगता है कि यही दंभोक्ति जो है उनके लिए 2018 के अनाउंस वाली थी कि लोग मेरी मनवार करेंगे, नहीं करी। अब 2024 के लिए वो आग्रह कर रही हैं बार बार कह करके। मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि उमा जी जैसी कद की नेता को एक बार कह करके हाईकमान को संदेश देना चाहिए। मीडिया से के माध्यम से संदेश पहुंचाने की बजाय सीधे हाईकमान से बात करना चाहिए। अमित शाह जी, मोदी जी, और मैं तो यहां तक मुझे जानकारी है कि संघ प्रमुख जी जो हैं वो उमा भारती जी को न केवल सम्मान करते हैं बल्कि उनकी बात को मानते हैं। भारतीय जनशक्ति से वापसी का भाजपा में जब हुई है तो संघ प्रमुख के हस्तक्षेप के बाद हुई है। बिल्कुल, लेकिन आपको नहीं लगता कि तब से नर्मदा जी में बहुत सारा पानी बह गया है, और जो उमा भारती पहले थी, जो उनका कद था, वो अब उस, भले ही आप कहो कि उनके फॉलोअर्स बहुत हैं, लेकिन पार्टी में नहीं मानता। उमा भारती का जनाधार पूरे भारत में है। जब जगत गुरु शंकराचार्य को जयललिता ने गिरफ्तार कराया था, भाजपा के पास कोई नेता नहीं था जो सभा कर सके। उमा भारती ने दक्षिण भारत में जाकर के कमान संभाली और जबरदस्त आम सभाएं की उन्होंने। तो ये मैं नहीं मानता कि उमा भारती का जनाधार खत्म हो रहा है। वो जनता की लोकप्रिय नेता है, आज भी वो लोकप्रिय नेता है। बस जो एक मैनेजमेंट होता है, वो मैनेजमेंट उनका बिखर गया। उनके जितने समर्थक लोग थे वो इधर उधर चले गए, क्योंकि वो किसी अपने समर्थक का भला नहीं करती है। ये और पार्टी में जो कुछ लोग हैं, जो कुछ नेता हैं, जो उनसे खतरा महसूस करते हैं, क्या वो उनको इतनी आसानी से, इतना मुफीद है उनके लिए कि मध्य प्रदेश में फिर से सक्रिय हो जाएंगे? वो ऐसी कोशिश नहीं करेंगे कि झांसी जाएं? नहीं, देखिए, मैं ये इसलिए नहीं मानता ब्रजेश जी कि उमा भारती जी जो है वो अपरिहार्य है। ये भी मानना पड़ेगा, एक पक्ष है।
मुझे जी। मालूम है कि उनको शिवराज जी पसंद नहीं करते होंगे, पर भैया दीदी का रिश्ता है। राजनीति में कोई भी अपना प्रतिद्वंदी या समान शक्ति वाला व्यक्ति खड़ा नहीं करना चाहता। लेकिन उमा भारती समान शक्ति नहीं है। उमा भारती केंद्रीय नेतृत्व के मुकाबले की है, वो प्रदेश नेतृत्व के मुकाबले की नहीं है। वो बहुत बड़ी नेता है। इसलिए इसलिए वो जब सोच लेंगी कि उनको मध्य प्रदेश में रहना है तो मध्य प्रदेश में आ जाएंगे। पर आप ये मानिए, जैसा पानी उमा जी के लिए बह गया है, ऐसा पानी मध्य प्रदेश के नेताओं के लिए भी बह गया है। वो बातें नहीं बची जो मध्य प्रदेश के नेताओं के एक जमाने में हुआ करती थी। लेकिन रामेश्वर जी, उन्होंने एक और गली छोड़ दी है। उन्होंने कहा वैसे उनको संगठन में काम करना अच्छा लगता है, तो कहीं ना कहीं वो ये संदेश भी देना चाहती हैं कि मुझे चुनाव नहीं लड़ाना है आपको, तो संगठन में दे दीजिए कोई सम्मानजनक पद। देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि वो उमा जी क्या है कि फिर से सक्रिय होना चाहती हैं, और चूंकि क्या है कि आप भी देख रहे हो उनको, जिस तरह से जब भी भोपाल आती है या मध्य प्रदेश के दो प्रवास पे रहती हैं, तो उनको सक्रिय होने से किसने रोका है? 28 सभाएं ली हैं उन्होंने अभी बुंदेलखंड में। उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री ने खुद तारीफ की है उनकी। केन बेतवा को लिंक की जो श्रेय खुद वो ले रही हैं। पिछले कुछ चुनावों में उनको मतलब सीमित रखा गया था, मतलब पार्टी मध्य प्रदेश भाजपा ने, क्योंकि देखो मध्य प्रदेश भाजपा का पूरा ढर्रा बदल चुका है, ठीक है ना। अब शर्मा जी ने जैसे उल्लेख किया कि उनके समर्थकों को तवज्जो नहीं दी, समर्थक इधर उधर हो गए। जाहिर सी बात है, पूरी देखो आप भी लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं, पूरा चेहरा एकदम से बदल गया है। नए प्रदेश नए आ चुके हैं, उनकी पूरी टीम में जिले में लेकर पूरी नई टीम जो बन चुकी है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब उमा जी को कोई छोटे हो गए या उनके वो नहीं है। अभी पार्टी में जहाँ उनके जो 3-4 सीट है, जो भोपाल है, खजुराहो है, लेकिन भोपाल की कोई बात नहीं है। आपको नहीं लगता कि खजुराहो सबसे ज्यादा संकट वाली सीट है? क्योंकि वहां लगातार दिग्विजय सिंह बीडी शर्मा पे निशाना साध रहे हैं। बीडी शर्मा को आज तक वहां भारी बताया जा रहा है, तो वहां पे कोई विकल्प भी नहीं है। तो उमा भारती वहां के लिए फिट बैठेंगी भोपाल की अपेक्षा। नहीं, वो अपन कर सकते हैं, लेकिन देखो भारतीय जनता पार्टी की आप जानते हैं टिकट प्रोसीजर क्या होती है, वो पार्टी तय करती है। हो सकता है कि देखो मध्य प्रदेश के नेता, मैं आज भी कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश के नेता ना जिस तरह से 2019 में उनको 2014 में इस तरह की उनको झांसी से लड़वाया, मतलब जो भी पार्टी हाईकमान ने या मध्य प्रदेश जो भी उनके अगेंस्ट लोग जो पार्टी में रहती है, मतलब कहीं ना कहीं उनको मध्य प्रदेश से बाहर करना था। तो इस बार भी चाहेंगे यदि वो लड़ती है। उन्होंने ये तो नहीं बोला कि मैं मध्य प्रदेश से चुनाव, मध्य प्रदेश किसी लोकसभा चुनाव लड़ूंगी, सीट से लड़ूंगी। उन्होंने ये बोला 2024 में चुनाव लड़ूंगी मैं। हो सकता है कि वो फिर से झांसी चली आए, किसी दूसरी सीट पर चली आए, वहां भी क्योंकि वहां भी वो जीत सकती है। मतलब तो चुनाव ये है कि अभी तो उनका जो महत्वाकांक्षा है, उन्होंने बोला है कि मैं चुनाव लड़ने की इच्छुक हूं। तो पार्टी में तो आपको लगता है कि उमा भारती अब उस स्तर पर हैं कि वो कह सकें मैं इसी सीट से लड़ूंगी? वो तो चुनाव लड़ने की बात कर रही है, पार्टी जहां से देगी वहां से लड़ना पड़ेगा। मैंने यही बोला ना कि सीट के कहां से लड़ेगी वो तय करेगी, पार्टी तय करेगी ना। उन्होंने अपनी मतलब जाहिर की है कि मतलब मैं 2024 चुनाव लड़ूंगी। 2019 में चुनाव नहीं लड़ पाई, उनको गंगा यात्रा करनी, जैसे उन्होंने तर्क दिया है कि मुझे गंगा जी यात्रा करनी थी इसलिए चुनाव नहीं लड़ पाई। मैं 2024 में फिर चुनाव लड़ूंगी। ना भी लड़े ये तय नहीं है कि मतलब, क्योंकि हो सकता है कि 2024 में 2 साल है, उमा जी की उम्र 62 साल है, उसके बाद उनको स्वास्थ्य 65 साल हो जाएगी 2024 में उनकी उम्र। उनके बीच में ट्वीट आते हैं कि मैं बीमार हूँ, ये मैं तकलीफ है, पैरों में तकलीफ है। तो हो सकता है स्वास्थ्य कारण तो कभी भविष्य का। लेकिन आज की एक जो बयान जो आ रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे, उनने एक परिपक्व नेता है ब्रजेश, ये समझिए उनका जो बयान आया सोची समझी उनकी आगे कहीं ना कोई प्लानिंग होगी। उन्हें क्या परिपक्व नेता है शर्मा जी, लेकिन आपको नहीं लगता कि उमा भारती जो हैं उनके जो स्टेटमेंट रहते हैं वही उनके लिए संकट बन जाते हैं, और अब वही स्टेटमेंट की ताकत बना के वो इस्तेमाल करना चाहती है अपने फेवर में? देखिए, उमा जी ऐसी नेता हैं कि जो वो बोल देती हैं जी, वो उसको अपने फेवर में जस्टिफाई करने की ताकत रखती हैं। मुझे 2 घटनाक्रम याद है। पहला घटनाक्रम ये है कि कमलनाथ जी ने जाम सावली मंदिर में केक चढ़ाए जाने को केक कहा था जी, और जब वो अपना भाषण देती थी और मैं उसको सुनता था उस भाषण को, तो मुझे ही अच्छे से याद है कि उमा जी जो है उस केक को तो हनुमान जी को चढ़ा देती थी, और वो अंडा जो शब्द इस्तेमाल किया गया था वो कमलनाथ के मुंह में डाल देती थी और जनता तालियां बजाती थी। वो ऐसा एक वातावरण तैयार किया था। मुझे ये मालूम है कि आष्टा में एक राम सिंह दादा थे, उन्होंने एक टिप्पणी कर दी थी उमा जी पर, और उमा जी ने उनके खिलाफ माइक पर जबरदस्त बोला था। उस समय लोगों को ये लगता था कि बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन जो ही उमा जी रात तक पहुंची भाषण देते हुए और उन सभाओं में जो अपने कथन को जस्टिफाई किया, उससे जनता में एक जबरदस्त उत्साह पैदा हुआ। 2014 की बात, 2003 की बात कर रहा हूं मैं, ये दोनों घटनाक्रम 2003 के यात्रा की बात है ये।
तो उमा जी एक जबरदस्त सशक्त नेता है, नो डाउट। जहां तक चुनाव लड़ने का प्रश्न है, तो मैं आज आपके सामने एक नई चीज कहता हूं जो आप विचार करेंगे। रामेश्वर भी युवा है हमारे, भविष्य की दृष्टि से इनके भी ध्यान में ये बात रहेगी। उमा जी ने हमेशा ये कहा है कि उत्तराखंड से यदि उन्हें चुनाव लड़ाया जाएगा तो वो 100% जीत करके लोकसभा में पहुंचे। बिल्कुल। उत्तराखंड भी उनकी कर्म भूमि है, मध्य प्रदेश जन्मभूमि है, कर्म भूमि है। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड का क्षेत्र जो है वो उमा जी के जनाधार वाला क्षेत्र है। और वो तो कहती है ना, कर्मभूमि अयोध्या के नाते पूरी उत्तर प्रदेश उनकी कर्मभूमि है। प्रचार के लिए भेजा, वो कह भी रही हैं, बार बार कहती भी हैं कि अयोध्या के नाते उनकी पूरी उत्तर प्रदेश कर्मभूमि है और मध्य प्रदेश जन्मभूमि है उनकी। और जो आपने कहा उत्तराखंड की भी उन्होंने बात की है, तो वो भी उसको कर्मभूमि मानते हैं। जबरदस्त प्रभाव है, मुझे मालूम है। हमारा एक कार्यक्रम उत्तराखंड में हो रहा था, परमार्थ आश्रम में। थोड़ी देर बाद मुझे मालूम चला कि चिदानंद महाराज से मिलने के लिए उमा जी आई हैं। बिल्कुल, देवभूमि है और वहां भी एक साध्वी के नाते उनका पूरा सम्मान है। बहरहाल जी शर्मा जी, समय इजाजत नहीं देता, इसलिए मुझे आपको बीच में रोकना पड़ा, माफी चाहता हूं। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा शर्मा जी ने कहा कि उमा भारती उस कद की नेता हैं, पूरे देश में उनका जनाधार है, वो उत्तराखंड से भी चुनाव लड़ेंगी तो जीत जाएंगी। वो जो कहती हैं और जो बात बोलती हैं उसको जस्टिफाई कर देती हैं। लेकिन यदि उन्होंने कहा है कि चुनाव लड़ना है 2024 में, तो उन्हें पार्टी को दरकिनार करना मुश्किल होगा। उमा भारती चाहेंगी तो चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि वो 2019 में उन्होंने ही ना लड़ने का फैसला लिया था और अब उन्होंने ही फैसला लिया है कि 2024 में चुनाव लड़ूंगी। तो धड़कनें भले ही किसी नेताओं की बढ़ें, चाहे उनको अपनी सीट खतरे में लगे, लेकिन उमा भारती ने कहा है तो वो चुनाव लड़ेंगी। और उन्होंने दूसरा विकल्प भी दिया है कि वो संगठन में भी काम करना चाहती, तो एक बार फिर वो सक्रिय राजनीति में आपको नजर आएंगी। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।